नमस्कार दोस्तों, मेरा आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एथलीट अकाउंटेंट। और इंस्टाग्राम पे अगर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पेज पे एथलीट अकाउंटेंट पे स्वागत है। जिस तरह एक अकाउंटेंट को एथलीट ट्रैक पे भागने के लिए या फिर एथलीट्स में ओलंपिक में लड़ने के लिए एक उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, है कि नहीं। जैसे उसके फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो एक हाई लेवल पे कैसे भाग पाएगा या फिर दौड़ पाएगा। तो उसी तरीके से एक अकाउंटेंट को भी या फिर एक अकाउंट्स पढ़ने वाले को भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि वो एक हायर अकाउंटिंग कर पाए, हायर अकाउंटिंग के ट्रैक पे भाग पाए। मेरी इस वीडियो को हर बंदा प्रेफर कर सकता है जो मतलब कि एक तरीके से अकाउंट्स की फील्ड में नया आ रहा है, नया करियर बनाना चाहता है, या फिर 11th 12th क्लास के भी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी जो है इसको प्रेफर कर सकते हैं। आइए इस पहली वीडियो में हम जो है एक तरीके से अकाउंट्स का मीनिंग जानते हैं। फिर मैं मीनिंग को भी कहूंगा कि मीनिंग आप साइड में रख दीजिए, पहले आप मीनिंग देखिए, फिर मैं बताता हूँ कि मीनिंग को मैं साइड में रखने को क्यों कह रहा हूँ। जो मैं बताऊंगा आपको वो समझेंगे तो इजी रहेगा अकाउंट समझने में। आइए देखिए, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के बिल्कुल फंडामेंटल्स, बिल्कुल बेसिक चीज। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या है, आइए। अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ business transaction that arise in the course of business for analyzing and interpretation the result thereof। सर समझ नहीं आया क्या बताया आपने। चलिए एक काम करते हैं, इस डेफिनेशन को जो मैंने आपको बताया ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे। एक चीज और आनी थी, इन अ सिस्टमैटिक वे फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन रिजल्ट देयरऑफ। सर ये समझ नहीं आया। एक काम करते हैं, इसको डेफिनेशन को, ये बुकिश डेफिनेशन है, इसको एक बार साइड रखते हैं, ठीक है। मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं एंड में डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो मैं बताने जा रहा हूं उसको एक बार आप देखिए, ठीक है। बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, एक बार आप इसको जरूर देखिए ताकि आपको जो है मतलब कि समझ आए कि अकाउंट्स का जो है बेसिक क्या होता है। तो इट मींस आपको मीनिंग पहले नहीं समझना, मीनिंग पहले नहीं समझना, जो मैं समझा रहा हूं एक बार वो देख लेना, एंड में आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले देखिए कि अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स? अकाउंट्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कीप कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक record of transaction arise in the course of business सर ये भी समझ नहीं आया। देखिए बेटा, भाई जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार ध्यान से देखना यार प्लीज। अकाउंट्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रखना। तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा अपने आप, देखना। कीप का मतलब क्या होता है? रखना। अच्छा, अकाउंट्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है सर रखना। सर क्या रखते हैं हम? बेटा रिकॉर्ड रखते हैं। क्या रखते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं।
सर रिकॉर्ड का मतलब लिखित में कुछ रखते हैं? बिल्कुल बेटा, लिखित में रखते हैं। रिकॉर्ड कैसा होता है? पूरा, कंप्लीट और एक सिस्टमैटिक वे में होता है। सिस्टमैटिक वे का मतलब कि एक प्रोसेस में होता है। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो रखना होता है। क्या रखना होता है? रिकॉर्ड रखना होता है। अच्छा, रिकॉर्ड कैसा? पूरा और एक प्रोसेस में रखा जाता है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताओ कि अकाउंट्स में रिकॉर्ड जो रखा जाता है पूरा और जिसमें, ये रखा किस चीज का जाता है? ये रखा जाता है ट्रांजैक्शन का। सर ये ट्रांजैक्शन क्या होती है? बेटा ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आपकी जितनी भी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आपकी गतिविधि, गतिविधि का मतलब एक्टिविटी जो कि बिजनेस के कोर्स में अराइज हो रही है, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सर एक्टिविटी ट्रांजैक्शन कैसे होती है? बेटा ट्रांजैक्शन जो है आपकी एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मींस देखिए, कोई भी आपकी एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, नोन एज एक्टिविटी। मैं आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूं, इज एन एक्टिविटी। फोन इस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा है, इस टाइम इज एन एक्टिविटी। हम चल रहे हैं, इज एन एक्टिविटी। एनीथिंग व्हिच वी आर डूइंग इन आवर लाइफ इज एन एक्टिविटी। सो व्हाट इज एन एक्टिविटी? एनीथिंग व्हिच वी आर डूइंग इन आवर लाइफ इज एन एक्टिविटी। पर बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है? बिजनेस एक्टिविटी आपकी एक तरीके से बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज होती हैं। लाइक हम बिजनेस में क्या क्या करते हैं? बिजनेस में हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, पेमेंट होती है, हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, हम परचेज करके लाते हैं एसेट्स। बट बात यह है कि ट्रांजैक्शन क्या होती है? बेटा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी आपकी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी, मतलब कि आपकी बिजनेस में होने वाली कोई भी पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी, मतलब कि जिसको हम पैसे में माप सकते हैं, इज नोन एज ट्रांजैक्शन। मींस बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा अच्छा सर, इसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है? हाँ बेटा, इसी का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने, इन चीजें रखने का अकाउंट्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है। ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस के कोर्स में राइज होती हैं। तो अगर हम समराइज करें इस चीज को, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंट्स का हमारा क्या करता है? अकाउंट्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? इज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मींस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब पैसे से रिलेटेड कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। रखना किस चीज का? ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना। ट्रांजैक्शन किस किस फॉर्म में हो सकती है बेटा? बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी, चाहे सेल हो, चाहे परचेज हो, पेमेंट हो, काम कर रहे हैं हम कोई भी चीज पर, कोई मान लो किसी का रेंट पे कर रहे हैं, कोई इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, इज ऑल आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी। अच्छा, क्या इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है? पैसे का इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूरी है बेटा। चाहे पे किया है चाहे नहीं किया, वो बात अलग है, वो आप अभी आगे जाके समझोगे। पर बिजनेस ट्रांजैक्शन में मनी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, मॉनेटरी फॉर्म होनी जरूरी है, तभी सब आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पैसे रिलेटेड एक्टिविटी। अच्छा, अकाउंट्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या रखना? क्या रखना? रिकॉर्ड रखना। किन चीजों का? ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस के कोर्स में राइज हुई है, मतलब कि मेनली बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। कैसा? पूरा और सिस्टमैटिक वे में। दैट इज एन अकाउंट्स ऑब्जेक्टिव। आपको अगर क्लियर हो गया हो तो ठीक है, नहीं हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं फिर आपको पर्सनली भी बता दूंगा।
आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, मैं आपसे पर्सनली जो है डिस्कस कर लूंगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम न्यू टॉपिक, अगले टॉपिक पे, जो अकाउंट्स की डेफिनेशन है उसको समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा। पहली चीज होगी लगभग 3-4-5 चीजें हैं जिससे पहले हमें समझना है, जो हमें चीजें समझनी है 4-5 चीज में से एक हो चुकी है, दैट इज अकाउंट्स ऑब्जेक्ट। बने रहिए वीडियो के साथ, आगे समझते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपका है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड टॉपिक आपका है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि आपका क्या होता है, देखिए आपकी जो अकाउंटिंग होती है ना, मतलब कि जो हम अकाउंट्स करते हैं वो हम दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं बिजनेस में, एक पर्सनल और एक बिजनेस। हम हमेशा मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, अकाउंटिंग मतलब कि हम जो वही कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, वो चीज हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। मतलब समझ नहीं आ रहा इसका। बेटा बिजनेस में ना दो बंदे होते हैं, जो बिजनेस होता है इसमें दो पर्सन्स होते हैं, एक बिजनेसमैन और एक खुद बिजनेस। हमेशा हम अकाउंटिंग इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। यह बात हमेशा ध्यान रखना। मतलब कि बिजनेसमैन अगर बिजनेस को कोई पैसा लगा रहा है तो ये बिजनेस की उधारी मानी जाती है और इसकी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। बेसिक टर्म यूज कर रहा हूं जो अकाउंट्स में हाई फाई नहीं है अभी, क्योंकि आप इतना अकाउंट्स के बारे में जानते नहीं हो। तो हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात क्या कर रहे हैं कि हम बिजनेस के अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। पर्सनल का मतलब कि बिजनेसमैन, ठीक है। इसका मतलब अभी आपको आगे समझ में आएगा, मैं आज एक रेफरेंस दे देता हूं आपको। एक हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेटा, कि भाई आपके जैसे साइन के प्रिंसिपल होते हैं भैया, एक तरीके से कुछ प्री डिफाइंड नॉलेज जिसके बेसिस पे साइंस टिकी है, ऐसे हमारे अकाउंट्स में भी प्रिंसिपल्स होते हैं। उसमें से एक प्रिंसिपल होता है बेटा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसका मैंने अभी आपको मतलब बताया। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, एक ही बात है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि भैया हम अकाउंट बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बिजनेसमैन बिजनेस का एक तरीके से देनदार माना जाता है, मतलब कि उसने पैसा दिया हुआ, उधार देने वाला माना जाता है। ठीक है जी, ये सेकंड पॉइंट हमारा हो गया। बने रहिए वीडियो के साथ, आगे भी आपको बताते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा, डेफिनेशन समझने से पहले जो है थर्ड कंसेप्ट आ रहा है डबल एंट्री सिस्टम। हो सकता है जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने ये कंसेप्ट पहले सुना भी होगा, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है। पर मैं उन बच्चों को बात कर रहा हूं जिन्होंने अकाउंट्स या तो जो लाइन में आना चाहते हैं या 11th-12th के बच्चे हैं, उनके लिए वीडियो बन रही है, या जिनको नॉलेज पर्पस से लेनी है वो भी इसको देख सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम आपका अकाउंट्स में बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, इंपॉर्टेंट रूल। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि ये होता क्या, उससे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। मतलब कि आप जहां भी अकाउंटिंग करेंगे, जिस भी लेवल की अकाउंटिंग करेंगे, बेशक आप 11th की करें, बेशक आप 12th की करें,
बेशक आप किसी प्रोफेशनल कोर्स की करें, यू हैव टू डू अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल। आपको इस रूल के बेसिस पे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ना तो अकाउंटिंग आपकी खराब, मतलब ये एक तरीके से प्रिंसिपल ही है, एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग वर्ल्ड विच इज फॉलोड वाइडली इन द वर्ल्ड, गैप बेसिस जिसको हम बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम जो है आपका क्या है, देखिए डबल एंट्री सिस्टम आपको क्या कहता है कि भाई each and every transaction that arise in course of business will affect at least two accounts अकाउंट्स को बेटा हम इससे भी लिख लेते हैं A/C, ठीक है जी। मतलब कि अकाउंट्स जो है इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जब भी आप किसी बैंक अकाउंट में जाएं तो उसके आगे अकाउंट नहीं लिखा था, उसके आगे से A/C लिखा होता है, ठीक है। तभी मैंने इसके यहाँ पे एक एब्रिविएशन यूज कर लिया A/C। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, इट सेज दैट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन that arise in the course of business will affect at least two accounts, one on the in opposite direction, one on the debit side and another on the credit side। by the same amount। It doesn't mean means that transaction will be recorded twice। आइए इसको समझते हैं एक बार, क्या है ये सिस्टम क्या कहता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब बेटा डबल एंट्री से, डबल से तो आपको ना मतलब समझ रहे हैं, दो बार, डबल का मतलब दो बार, 21 दिन में पैसा डबल वो चीज नहीं है, दो बारी। मतलब कि एक ट्रांजैक्शन जो है वो दो से ज्यादा बारी लिखी जाती है एक ही बारी में, एक टाइम पे दो या दो से ज्यादा बारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। हर एक ट्रांजैक्शन का मतलब
इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट्स, डेप्रिस, अभी वर्ड यूज नहीं करता, परचेज रिटर्न, बिका हुआ माल, परचेज करा हुआ माल वापस दे दिया, सेल रिटर्न, और क्या हो सकती है हमारी, कोई पेमेंट होगी, रेंट पेड, है ना। ये सारी ट्रांजैक्शन बेटा बिजनेस के कोर्स में राइज होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मींस पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी। ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जो कि बिजनेस के कोर्स में राइज हो रही है, ये कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी। मतलब सर कम से कम ये दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी। हाँ बेटा, कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी, मतलब कि 3 को भी कर सकती है, 4 को भी कर सकती है, 5, 6, 7, 8 nth टर्म जितनी भी ले जाओ आप, उतना कर सकती है। मतलब ये कम से कम 2 को तो करेगी। मैंने एटलीस्ट लिखा है, ठीक है जी। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मोर देन होता है कि उससे ज्यादा, वो टर्म नहीं लेनी, उससे ज्यादा। लेस देन का मतलब होता है उससे कम, एट लीस्ट का मतलब उससे ज्यादा। तो एट लीस्ट 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब कि एक को घटाया जाएगा, एक को बढ़ाया जाएगा। एक अकाउंट के डेबिट साइड में, एक अनदर ऑन द क्रेडिट साइड। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, वो भी बता दीजिए। देखिए बेटा, हमारे जो अकाउंट होते हैं ना, अकाउंट, ये ऐसे आपका ना टी फॉर्म अकाउंट बनता है ऐसे। अभी जो टी फॉर्म अकाउंट होता है वो आपका 2 साइड में डिवाइडेड होता है। ये होती है हमारी, एक पार्ट ये होता है और एक पार्ट ये होता है। इस लेफ्ट हैंड साइड को कहा जाता है, डेबिट साइड। क्या कहा जाता है बेटा, डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट। मतलब कि एक अकाउंट जो होता है ना, वो आपका टी फॉर्म में होता है। ये ऐसे एक बार हटा दूंगा इसको, ये टी फॉर्म में होता है। तो इस टी फॉर्म को क्या होता है, ये टी फॉर्म अकाउंट आपका 2 साइड में जो डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी कही जाती है डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड आपकी कही जाती है क्रेडिट साइड। और ये अकाउंट आपका हर अकाउंट का अलग अलग बनता है। मतलब कि जो टी फॉर्म अकाउंट आप देख रहे हो ये ऐसे, इसके अंदर फिर यहाँ अमाउंट आ जाता है, यहाँ ये अमाउंट का कॉलम, ये डेट का कॉलम, ऐसे। मतलब कि पढ़ेंगे हम, लेजर में पढ़ेंगे, ऐसे ये दिखाया जाता है। तो ये आपका टी फॉर्म अकाउंट होता है क्योंकि इसमें टी बन जाता है बीच में। और ऐसे ये हर अकाउंट का अलग अलग ऐसे टी फॉर्म अकाउंट बनता है, ताकि हमारे को एक पोजीशन पता लग सके कि हर अकाउंट की क्या पोजीशन है, क्या अमाउंट बैलेंस क्या रहा है उसका। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड मेनली क्या होता है कि एक अकाउंट 2 साइड में बटा होता है। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। बस इतना याद रखो। अब जैसे मान लीजिए 2 अकाउंट में बनाऊं, तो ये 2 अकाउंट बन गए, ये अमाउंट और बना लीजिए। तो अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा तो एक की यहां आएगी, एक की यहां आएगी। अगर मैं यहां करता हूं किसी के, तो इसके यहां आएगी, इसके यहां आएगी, क्योंकि ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो अभी इतना मत ध्यान दीजिए डेबिट क्रेडिट में, जस्ट ये ध्यान रखिए कि एक अकाउंट 2 साइड में डिवाइडेड होता है। एक लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहा जाता है, आपकी साइड देखो तो लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहा जाता है, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहा जाता है। और हर अकाउंट का ऐसे अलग अलग बनता है, बस ये ध्यान रखो। तो अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, वन इन अपोजिट डायरेक्शन, एक के डेबिट साइड, एक के क्रेडिट साइड में सेट करेगा और सेम अमाउंट से करेगा। मतलब कि दोनों जगह हम सेम अमाउंट लिखेंगे, दोनों अकाउंट के आगे सेम अमाउंट लिखेंगे। और इसका मतलब, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि हम एक ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करते हैं। नहीं, एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो एक ही बार किया जाता है, उसका अफेक्ट 2 जगह आता है, 2 अकाउंट में आता है। ठीक है जी। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है
इसको ड्यूल एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखें, ड्यूल एंटिटी कंसेप्ट, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आपका डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है हर वो ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस के कोर्स में राइज होगी वो कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगी। कम से कम 2 पाए मैंने, 2 या 2 से 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 तो होगी। इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि जिन अकाउंट को अफेक्ट करेगी उन अकाउंट को अपोजिटली अफेक्ट करेगी, मतलब कि एक को घटाएगी एक को बढ़ाएगी। हो सकता है कि दोनों को बढ़ा दे, हो सकता है कि दोनों को घटा दे, अपोजिट करेगी। पर वन ऑन द डेबिट साइड उनमें से एक को डेबिट करा जाएगा, वन ऑन द क्रेडिट साइड सेम अमाउंट से, मतलब कि आपका जितना डेबिट साइड टोटल आ रहा है उतना क्रेडिट साइड आने चाहिए। मिसमैच हुआ तो बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ट्रांजैक्शन को ट्वाइस रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, इट मींस दैट वन ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट। डबल का मतलब यही है कि एटलीस्ट 2, रिकॉर्ड के बेसिस पे नहीं है। तो आई होप आपको डबल एंट्री सिस्टम भी जो है क्लियर हो गया होगा। इसके बेसिस पे मैं आगे बढ़ता हूं कि क्या है क्या नहीं। हाँ जी, तो दोस्तों हमने डबल एंट्री सिस्टम का मतलब अब समझ लिया है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, मीनिंग बेसिकली क्या होती है। परंतु हमने अब ये जानना है कि डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे जैसे हमने ये जाना कि हर एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट करती है, एक डेबिट साइड पे एक क्रेडिट साइड पे सेम अमाउंट से। सर आप एक बात बताइए, पहली बात तो ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट, और अकाउंट की अकाउंट होते कितने तरीके के हैं, कैसे कैसे अकाउंट होते, दिखते कैसे हैं? आइए इसी के बारे में जानते हैं कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं और हम उनको कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट में अगर आपको दिक्कत हो रही है कि डेबिट क्रेडिट क्या है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो देखो डेबिट एंड क्रेडिट है ना, एक अकाउंट्स की लैंग्वेज है, अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी है। जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ में किसी के साथ अगर कम्युनिकेट करते हैं तो हिंदी में करते तो हमें हिंदी में करना पड़ेगा, अगर कोई अंग्रेजी जानता है तो हमें अंग्रेजी में करना पड़ेगा, ना तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे अकाउंट्स की अपनी टर्मिनोलॉजी है वो जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है जी, आइए समझते हैं कि अकाउंट, जैसे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हमने जाना कि हर एक ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करती है, वन ऑन द डेबिट साइड। जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसमें एक अकाउंट डेबिट होता है एक अकाउंट क्रेडिट होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बाय सेम अमाउंट। और अब ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, हम डिसाइड कैसे करते हैं? हम क्या अपने मन मुताबिक किसी भी अकाउंट को उठा के डेबिट कर दें और किसी भी अकाउंट को उठा के क्रेडिट कर दें? आइए समझते हैं, देखिए। नेचर ऑफ अकाउंट्स, जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है उसके हिसाब से आपके कितने नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं, मतलब कि अकाउंट्स का स्वभाव कैसा है, किस तरीके के अकाउंट्स होते हैं। देखिए मेनली हमारे जो अकाउंट्स के नेचर जो पहचाने जाते हैं ना सोसाइटी में या फिर इधर किधर आप कहीं भी देख लीजिएगा, इन तीनों के अलावा और कोई नहीं पाते। सबसे पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी। दूसरा नेचर होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। मतलब कि आपके जो अकाउंट्स का नेचर होता है वो 2 तरीके का होता है डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से मैं बता रहा हूं। जो आपका डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि भैया अकाउंट्स
डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि भैया आपके हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, या दो डेबिट साइड दो क्रेडिट साइड, कितने भी बाय द सेम अमाउंट। तो हम कैसे डिसाइड करें कि भैया अकाउंट्स, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अकाउंट्स के नेचर क्या होते हैं, उन नेचर के अकॉर्डिंग इनके रूल क्या है। उन रूल पे डिसाइड होता है कि भैया हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में आपके फर्दर दो आ जाते हैं, रियल अकाउंट। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई इतना लंबा चौड़ा मैथ नहीं है, कोई वो नहीं है, थोड़े से होते हैं, हमें अगर कोई रेगुलर करता है तो उसको याद हो जाते हैं। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपके फर्दर तीन तरीके के आ जाते हैं। एक होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब कि आपके जो नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल आपके तीन तरीके के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल कौन से होते हैं, एक रियल और एक नॉमिनल। आइए हम ये समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, फिर हम समझेंगे कि इम्पर्सनल में रियल कौन से होता है, फिर हम ये समझेंगे। आइए समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है। देखिए पर्सनल अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट होता है कि भाई एक तरीके से अगर हम इसके पीछे से एल हटा दें, एल एक तरीके से एक प्रोनाउंसिएशन के लिए टर्म यूज की गई है, एक बार हम इस एल को हटा देते हैं तो एल अगर हम हटा दें तो ये पर्सन अकाउंट, मतलब कि ऐसा अकाउंट जो पर्सन से रिलेट करता है ना। हु इज पर्सन, पर्सन कैन बी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स ह्यूमन बीइंग, पर्सन कैन बी इंडिविजुअल। पर्सन कौन होता है, जिसको हम नेम से प्रोनाउंस करके बुलाते हैं, मतलब कि जिसका हमने कोई नेम रखा होता है, लाइक एनी ह्यूमन बीइंग, लाइक मैं, आप, मैं कमल हूं, आप सौरभ, दीपक, रीना, शीना, जो भी है, दैट इज नोन एज नेचुरल ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल्स। जो मैंने आपको पहले टर्म यूज किया है इंडिविजुअल्स, एक हाई टर्म होती है इसमें इंडिविजुअल्स। और हम किसको नाम जान सकते हैं, एचयूएफ, कहते हैं ना राम सन्स एंड काटेलाल सन्स एंड कंपनी, राम आर के स्वीट्स एंड सन्स। तो ये सारे क्या है, एचयूएफ, एंड अदर इज एचयूएफ। तीसरा कोई बैंक है ना, पीओबी का बैंक का है, एचडीएफसी बैंक, ये क्या है, नाम ही तो है ना, तो दैट इज नोन एज एनी कंपनी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपने रिलायंस का नाम सुना है, सुना है क्या, रिलायंस को देखा है, नहीं। अगर आप इसके हेडक्वार्टर में भी चले जाएंगे वहां भी उसको नहीं देखेंगे, वहां भी एक बिल्डिंग ही होगी। तो दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बट दैट इज अ पर्सनल अकाउंट टू whom which we know by name। और क्या हो सकते हैं, कोई भी कंपनी होगी, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, एओए, बीओआई, गवर्नमेंट। बीजेपी को देखा है, नहीं, हम मोदी को देखा है, मोदी इज एन इंडिविजुअल बट बीजेपी इज अ गवर्नमेंट बॉडी। तो एनी
Any account which is related to a person is known as personal account. Like individual mean Ram, Sham, Geeta, Sita. That is a natural personal account. अगर मैं कहूं कि किसी कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओए, बीओआई, जिसके नाम से तो आप जानते हो पर उसकी फिजिकल आइडेंटिटी कहीं नहीं दिखती, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपके फर्दर 3 तरीके के आते हैं, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है बेटा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। मतलब कि जो नेचुरल पर्सन होते हैं, मतलब कि नेचर से अगर ए लटा दूं तो दैट इज नेचर पर्सनल अकाउंट। जो नेचर के थ्रू बिल्ड किए गए आपके जो वो हैं पर्सन है, उनसे रिलेटेड जो अकाउंट है वो सारे हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। लाइक एनी अकाउंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, लाइक राम, प्रभु श्री राम, श्याम, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी जी। ठीक है ना जी? ये सारे क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है जी। अगला आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? मतलब कि ऐसा पर्सनल अकाउंट जिसको आप नाम से तो जानते हो, टू हुम वी नो बाय देम नेम, बट उसकी आपने फिजिकल आइडेंटिटी नहीं दे सकते। फिजिकल आइडेंटिटी हम उसकी नहीं देख सकते, हम उसको नाम से तो जान, मतलब कि वो एक क्या होता है जिसकी एक तरीके से लीगल एंटिटी होती है, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब कि लॉ के थ्रू एनफोर्स भी किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, बट अलग से हम उसको नाम से जानते हैं, एक फेमस ब्रांड बन गया होता है वो। ठीक है जी। तो इसके हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी एचयूएफ, कोई भी आपका ओरम क्या नाम है गवर्नमेंट, कोई भी फर्म एक्सेट्रा। अब आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको मैं तब लूंगा, बताऊंगा जब मैं नॉमिनल अकाउंट समझा चुका हूं, क्योंकि ये इससे रिलेट करता है। तो मैंने आपको पर्सनल अकाउंट बताया कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसके पीछे मैंने अभी 2 बताया टाइप्स, तीसरा टाइप अभी रह रहा है बिकॉज। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको। अब हम आते हैं, अच्छा इसका रूल क्या होता है? इसका रूल देख लीजिए। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है बेटा, इसको हम डेबिट कब करते हैं? अच्छा डेबिट का साइन यूज होता है ऐसे, जब भी हम डेबिट लिखते हैं तो डी आर लिख देते हैं, और क्रेडिट लिखते हैं तो सी आर लिख देते हैं। ठीक है जी। जो भी बंदे अकाउंट्स की फील्ड में लाइन बनाना चाहते हैं तो डेबिट को हमेशा DEBIT बड़ा बड़ा नहीं लिखते, हमेशा डेबिट को हमेशा DR लिख देते हैं, और क्रेडिट को हमेशा CREDIT नहीं लिखते, क्रेडिट को हमेशा CR लिख देते हैं। शॉर्ट में समझ जाते हैं, लॉन्ग टर्म एब्रिविएशन यूज होती है। तो डेबिट क्या होता है बेटा? जब भी ये बेनिफिट ले रहा होता है, डेबिट द रिसीवर, मतलब कि अगर पर्सनल अकाउंट को कुछ रिसीव हो रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। अगर ये कुछ दे रहा है, पर्सनल अकाउंट अगर कुछ दे रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। मींस डेबिट, अगर इसको मिल रहा है बेनिफिट, मतलब कि ऊपर जा रहा है तो डेबिट कर दो, अगर ये कुछ दे रहा है तो क्रेडिट कर दो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आइए रियल अकाउंट पे, इसका रूल मैंने बता दिया। अब आइए रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स which are the property of the business,
प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जायदाद, हमारी संपत्तियां, चाहे छोटे टर्म के लिए हो चाहे बड़े समय के लिए हो, पर हमारी संपत्तियां। तो रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, या मैं अकाउंट्स की टर्म जो एसेट्स होती हैं, वो हमारी सारी रियल अकाउंट्स होती हैं बिजनेस की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं, जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कैश, फर्नीचर, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है बेटा? जो माल, अब बिजनेस में जैसे हम माल बेचते हैं तो बिजनेस में माल एक तरीके से माल इकट्ठा हो जाता है, बिका हुआ आखिरी में इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। कैश, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, एनीथिंग, मतलब कि बिजनेस की जो भी आपकी जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, एसेट्स, इक्विपमेंट्स, वो सारे क्या होते हैं बेटा? आपके रियल अकाउंट्स होते हैं। सिंपल सी बात है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं सारी की सारी रियल अकाउंट्स होती हैं। इसका क्या रूल होता है जिसके बेसिस पे हम डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करते हैं? रूल, डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो अगर आपकी प्रॉपर्टी बिजनेस में आ रही है तो उसको डेबिट कर दो, अगर जा रही है तो क्रेडिट कर दो। मतलब कि सर आप बेटा, आपकी अगर मान लीजिए कैश बिजनेस में आ रहा है, मतलब कि रियल के हिसाब से रियल अकाउंट है, मैं कह रहा हूं पैसा बिजनेस में आ रहा है, तो आप उसको डेबिट कर दोगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है रियल अकाउंट के हिसाब से? अगर कोई एसेट आ रही है तो उसको आप डेबिट कर दोगे। अगर कोई प्रॉपर्टी बिजनेस से जा रही है तो उसको आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। ठीक है जी, ये था आपका रियल अकाउंट। अब आ जाइए नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट एक तरीके से वो अकाउंट होता है कि भाई एक तरीके से जो रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करता, पर मैनेजमेंट इसको इसलिए खोलती है, मतलब कि इस अकाउंट का जो इन्वेंशन है, इस अकाउंट की तो इजाद है, वो इसलिए किया गया है ताकि हमारे को हमारे पैसे का ये पता लग सके कि किस चीज के लिए पैसा, खर्चों के लिए पैसा आ रहा है, और खर्चों के लिए किस चीज की खर्चों के लिए पैसा जा रहा है, और कहां से पैसा कमाया जा रहा है। मतलब कि ये जो नॉमिनल अकाउंट है आपका, ये आपका एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, इनसे रिलेटेड होता है। मतलब कि आपके जितने भी बिजनेस में खर्चे होते हैं, या फिर बिजनेस में जितने भी आपके नुकसान होते हैं, या फिर प्रॉफिट होते हैं, गेन होते हैं, ये सारी चीजों से रिलेटेड आपका अकाउंट कौन संभालता है? नॉमिनल अकाउंट संभालता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये अकाउंट मैनेजमेंट ओपन करती है ये जानने के लिए भी किस चीज के लिए पैसा आ रहा है, किस चीज के लिए पैसा जा रहा है, वो क्या है वो देख लो। मुझे दिख रहा है ना, वो देखिए। जैसे कि मान लीजिए कोई 10,000 रुपए गया बिजनेस से, खर्चे के रूप में 10,000 रुपए गया, ठीक है। अब ये 10,000 रुपए तो गया जेब में से, मैनेजमेंट के 10,000 रुपए जो मैनेजमेंट की जेब में से गया है, बिजनेस की जेब में से गया है, वो टोटल खर्चे के रूप में 10,000 रुपए गया है। अब इस 10,000 रुपए का मैं टुकड़े नहीं करूंगा कि भैया ये रेंट के लिए मेरा 5,000 गया है, सैलरी मैंने दी है 4,000 रुपए, टी एक्सपेंसेस मतलब कि रिफ्रेशमेंट टी एक्सपेंसेस है 500 रुपए, और 500 रुपए रिमेनिंग जो है वो लॉस हो गया। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, जब तक मैं ये नहीं जानूंगा, तो एक तरीके से मैंने इनको टुकड़ों में बांट दिया ना, मतलब कि एक तरीके से ये जाना ना 10,000 रुपए किस वजह, 10,000 रुपए टोटल नहीं है, पर मैनेजमेंट को ये जानने के लिए कि ये पैसा जा किन किन वजह से रहा है,
किस किस वजह से जा रहा है, किन किन खर्चों पे जा रहा है, तो उसके लिए नॉमिनल अकाउंट ओपन किया जाता है बेटा। क्या ओपन किया जाता है? नॉमिनल अकाउंट ओपन किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेट करता है? आपका जितने भी खर्चे हैं, नुकसान है, इनकम है और प्रॉफिट है। ठीक है जी। इसका रूल क्या होता है? तो मेनली 3 अकाउंट होते हैं आपके। 3 अकाउंट जो है आपके, पर्सनल, रियल, रूल मैंने बता दिया। नॉमिनल का रूल क्या होता है आपका? यहां जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब कि जितने भी आपके खर्चे होते हैं या नुकसान होते हैं, इनको आप डेबिट कर देते हो उस नाम से। और क्रेडिट क्या होते हैं आपके? ऑल इनकम एंड गेन। तो एक तरीके से मैंने आपको ये बताया कि पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव का गया। अभी आता हूं, पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो अकाउंट आपके किसी भी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। एक बार ये हटा दो, पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं। पर्सन कौन होते हैं? जिनको हम बाय द वे ऑफ नेम जानते हैं, और मे बी उनकी फिजिकल आइडेंटिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर उनको नेम से जानते हैं, बी प्रोनाउंस्ड बाय द नेम। तो एक तरीके से ऐसे पर्सन जो पर्सन से रिलेट करते हैं, पर्सन लाइक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मींस ह्यूमन बीइंग। बेटा ह्यूमन बीइंग को हम इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है जी। इंडिविजुअल, एचयूएफ, आपकी कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आप बिजनेस में पढ़ रहे हैं, एचयूएफ क्या होता है? ये एक तरीके से टाइप ऑफ बिजनेस होता है बेटा। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी। एलएलपी भी पार्टनरशिप फर्म का एक्सटेंशन है, जो कि आजकल देखने को मिलती है। एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होती है जिसकी आप 12th में अकाउंटिंग पढ़ेंगे। एओए, सॉरी एओए नहीं, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस होती है बेटा। एओए तो कंपनी में होता है। एओए, बीओआई, गवर्नमेंट। इसका रूल क्या होता है? अच्छा, 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग से रिलेट करते हैं, जो इंडिविजुअल से रिलेट करते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जिनको हम नाम से जानते हैं पर जिनकी फिजिकल आइडेंटिटी नहीं पता, हमारे को नहीं पता। जैसे कोई कंपनी या बैंक। बैंक अकाउंट हमेशा आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है, इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रियल में नहीं आता, ध्यान रखना। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, सारी कंपनी यहाँ पे। एचयूएफ भी आपका यहाँ पे। गवर्नमेंट, एलएलपी, या फिर कोई यूनिवर्सिटी अकाउंट, कोई आपकी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इसके बाद हमने रियल अकाउंट पढ़ा। रियल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा? जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जायदाद होती हैं, एसेट्स होती हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं हमारे, विच आर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, आर नोन एज लाइक कैश, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट्स। इसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, जितने भी खर्चे आपके होते हैं, इनकम होते हैं, प्रॉफिट, लॉस, गेन, ये सारी की सारी आपकी किससे रिलेट करते हैं? नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करते हैं। और इसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर आपकी कोई खर्चे होते हैं, कोई नुकसान होता है, वो डेबिट कर दिया जाता है। और अगर आपका कोई इनकम होती है, गेन होते हैं, प्रॉफिट होता है, वो सारे क्रेडिट कर दिए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो गए हैं और आपके रूल भी हो गए हैं। आइए अब रिप्रेजेंटेटिव आइए देखिए बेटा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, मेरे को थोड़ी जगह खाली करनी पड़ेगी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? देखिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होता है जो रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट
द पर्टिकुलर पर्सन और class of person or group of person in the business comma which may amount which may owes amount to business or from business. मतलब बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जिनको पैसा या तो बिजनेस से लेना है या फिर देना है। मतलब कि जैसे कि आपका इसके एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब कि अगर आप किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे, मैंने तभी कहा था कि मैं इसके बाद इसको समझाऊंगा। एक बात ध्यान रखिए कि आप अगर नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कोई प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लगा देते हैं, दैट विल पर्सनल अकाउंट नॉट अ पर्सनल, दैट विल बी नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, दैट विल बिकम अ पर्सनल अकाउंट, एंड इन पर्सनल इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब सर जैसे कि आपका खर्चा क्या है, आउटस्टैंडिंग इवर हटा देते हैं आगे से, खर्चा क्या है नॉमिनल, पर इसके आगे मैं वो आउटस्टैंडिंग लगा देता हूं। आउटस्टैंडिंग को मैं ऐसे भी लिख देते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग का मतलब जो रह गया, आउटस्टैंडिंग का मतलब जो रह गया, खर्चा हो चुका है, पे नहीं किया, तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग बन जाता है खर्चा, और उसको हम नॉमिनल अकाउंट नहीं बोलते, उस कैटेगरी को हम डाल देते हैं पर्सनल अकाउंट में, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दैट विल बिकम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मींस दोस पर्सनल अकाउंट जिनको हमारे को या तो पैसा पे करना है या उनको हमारे को पे करना है। आउटस्टैंडिंग लगा होगा तो इसका मतलब हमें उनको पे करना है। प्रीपेड एक्सपेंस लगा होगा तो इसका मतलब कि उन्होंने हमारे को पे कर रखा है, हमें उनको पे करना है। ठीक है जी। इसके आगे अब ये एक्सपेंस से रिलेटेड हो गए, अब आप इनकम से रिलेटेड भी कर सकते हो। इनकम में क्या यूज होता है आपका? इनकम में टर्म यूज होता है, कहां लिखूं, यहां पे लिखता है, एक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम। एक्रूड इनकम या अर्नड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से ऐसी इनकम जिसका टाइम पीरियड आ चुका है, वो ड्यू हो चुकी है। ड्यू का मतलब कि जैसे ही मान लीजिए आपके घर का किराया, आपने एक अपना घर मकान को किराए पे दे रखा है, आप लेट सपोज आप समझिए कि आपका किराए की एक मंथली इनकम आती है, एक मंथली जो है फिक्स्ड अमाउंट आता है आपके पास। अब 10 तारीख का आपने फिक्स कर रखा है कि भैया आपका 10 तारीख तक किराएदार आपको किराया पे कर देगा, पर किराएदार ने अभी तक आपको पे नहीं किया, तो इसका मतलब आपकी इनकम तो हो चुकी है, बन चुकी है, समय जा चुका है ना, बट दैट विल बिकम एक्रूड, आपको मिलनी अभी बाकी, आपने कमा ली है पर पैसा नहीं मिला, दैट इज नोन एज एक्रूड इनकम। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी का हो गया, सैलरी आपकी 10 तारीख की फिक्स है पर आपको मिली है, दैट इज एन एक्रूड सैलरी। इंटरेस्ट के हिसाब से एक्रूड इंटरेस्ट, रेंट के हिसाब से एक्रूड रेंट, मतलब कि जो भी इनकम है उसका नहीं मिली है उसके आगे एक्रूड लगा दो तो वो नॉमिनल अकाउंट नहीं रहेगी, वो बन जाएगी आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसे पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका आपको पैसा लेना है। ठीक है जी। और अनअर्न्ड में इसका उल्टा, लेट अस सपोज आपने एडवांस में जो है मेरे दोस्त पैसा ले लिया किसी से, तो आपने अभी कमाया नहीं है,
आपने एडवांस में उससे ले लिया है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, वो पर्सनल अकाउंट जिसने हमने जिससे एडवांस में पैसा ले लिया है। ठीक है जी। तो ये था हमारा टाइप्स डबल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट। डबल एंट्री सिस्टम में हमने नेचर ऑफ अकाउंट भी पढ़ा और उसके रूल्स भी हमने देख लिए हैं। ठीक है जी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक का टॉपिक। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम हमारा होता है एक तरीके से जब दो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहती है कि भैया दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को इफेक्ट किया जाता है। हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो या दो से ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट करती है, वन ऑन द डेबिट साइड, वन ऑन द क्रेडिट साइड। अब ये डेबिट और क्रेडिट हम डिसाइड कैसे करते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट साइड डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ अकाउंट से। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जोन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, जोन से भी अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं ट्रांजैक्शन के थ्रू। अगर जोन से भी अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा, कौन से हुए हैं तो भैया उनके नेचर क्या है, उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनका स्वभाव देखो कि उनके रूल के अकॉर्डिंग वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। लाइक इफ मैं मानो कहूं कि मैंने माल खरीदा कैश पे, तो एक ये ट्रांजैक्शन राइज होगी, हमें इसको अभी अभी सारा प्रोसेस में आएगा, अभी ये सारा प्रोसेस में आएगा। जस्ट गो थ्रू आप समझ लीजिए कि भाई एक तरीके से सबसे पहले मैं दो या दो से ज्यादा अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम कहती है कि भैया दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं हर ट्रांजैक्शन में। अब उस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं या दो से ज्यादा हो रहे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं इसके थ्रू, नेचर ऑफ अकाउंट्स के थ्रू। भैया उनका नेचर देखा जाता है और उन पर रूल लगाया जाता है और उसको फिर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। डेबिट का रेट कैसे डिसाइड होते हैं? इनके रूल के अकॉर्डिंग। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस समझते हैं। देखिए हमने जो है एक तरीके से सबसे पहले जब अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव हमने स्टडी किया था, आप एक बार वीडियो रिवाइव करके एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने क्या करा था। हमने पढ़ा था अकाउंट्स क्या करता है, अकाउंट्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कीप कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ business transaction arise in the course of business। तो कंप्लीट तो मतलब कि पूरा, सिस्टमैटिक का मतलब मैंने बताया था कि एक प्रोसेस में हम करते हैं, मतलब कि रखते हैं, क्या रखते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं। किसमें? एक प्रोसेस में। मतलब कि अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है, मतलब कि जिसमें अकाउंटिंग काम करती है। मतलब कि ये कि आपका अकाउंटिंग में एक स्टेप बाय स्टेप हम कोई काम करते हैं ताकि हमारे को अल्टीमेटली हमारे बिजनेस में जो रिजल्ट हो रहा है वो पता लग सके। अब एक बात बताइए, हम बिजनेस क्यों करते हैं? हम बिजनेस जो है इसलिए करते हैं ताकि हम वहां से मुनाफा कमा पाए और अपनी जो हमारी जायदाद है जो हमने बिजनेस में लगा रखी हैं वो बढ़ पाए, उनका स्टेटस भी जान पाए भाई कितना हो रहा है, और एक तरीके से वो हम देख भी पाए कि हमारे को लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो अकाउंटेंसी इस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इस चीज के लिए अकाउंटेंसी एक प्रोसेस फॉलो करती है। वो प्रोसेस अब जानते हैं ये। हाँ जी, सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब कि अगर आपकी कोई इकोन एक्टिविटी बिजनेस में राइज होती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आती है या नहीं आती।
और अगर आती है तो इसमें वही हम रूल अप्लाई करते हैं कि भाई डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग भैया कितने अकाउंट इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, उनके रूल डिसाइड होते हैं। रूल डिसाइड होते ही हम उसको करते हैं रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग स्टेज। स्टेज नंबर 1 प्रोसेस में जो स्टेज बोलो या फिर स्टेप बोलो, स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड देयर रूल्स, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही हमारा ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये किस नेचर ऑफ अकाउंट्स की है और इसमें कितने रूल, कौन सा रूल लगना है। अच्छा, एक जो ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर आपके कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, हमने डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पढ़ा। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4। अब ये 2 अकाउंट आपके रियल भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, पर्सनल रियल भी हो सकते हैं, या नॉमिनल पर्सनल भी हो सकते हैं, मतलब कि कोई से तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद होता है बेटा, जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो उसके सेकंड बाद आपको उसको रिकॉर्ड करना होता है। सर रिकॉर्ड करने का मतलब हम इसको ऑफिशियली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी बनती है बेटा अकाउंट्स में, उसमें हम इसको एज अ जर्नल एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री या फिर सब्सिडरीज बुक। मतलब कि पहला स्टेप जो है आपका वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है भाई। आप ट्रांजैक्शन, आप ये एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हो कि ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है मतलब कि आगे जाके ट्रांजैक्शन होगी तभी अकाउंटिंग होगी, क्योंकि अकाउंट्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। किन चीजों का? कंप्लीट। किन चीजों का? बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, बिजनेस एक्टिविटीज का नहीं भाई। उसमें अगर कोई एम्प्लॉय की स्ट्राइक होगी जो कि मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं हो सकती, नहीं वो नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस जो पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी है, उसको हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन है या नहीं है। उसको फिर रूल डिसाइड करते हैं। रूल डिसाइड नेचर ऑफ अकाउंट के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर रूल बनता है। रूल के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि डेबिट क्रेडिट का होगा, ये डिसाइड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। स्टेज नंबर 2, रिकॉर्ड किस फॉर्म में होती है? जर्नल एंट्री की फॉर्म में होती है या फिर सब्सिडरी बुक की फॉर्म में होती है? सब्सिडरीज बुक आपकी फर्दर बहुत तरीके की होती हैं। टोटल 8 टाइप्स की सब्सिडरी बुक होती हैं, आगे हम जाके पढ़ेंगे। ओके, थर्ड स्टेज क्या आता है बेटा? थर्ड स्टेज आता है, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, पहले ये होएगा फिर ये होएगा फिर ये। थर्ड स्टेज आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब कि हम क्या करते हैं, एक जितने भी सिमिलर नेचर से, पर्टिकुलर एक सिमिलर नेचर से अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, उनको हम क्या कर देते हैं? ग्रुप कर देते हैं, ताकि हम एक पर्टिकुलर अकाउंट की पोजीशन का पता लगा सके। मतलब कि एक अकाउंट से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी अक्रूराइज हुई होती हैं, लेट अस सपोज हमने क्रेडिट पे माल खरीदा और उस क्रेडिटर को पे किया, उस क्रेडिटर को माल वापस किया और फिर उससे फिर और भी परचेज किया, तो उस
क्रेडिटर की पर्टिकुलर डे पे पोजीशन क्या होगी, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जो मैंने आपको टी फॉर्म अकाउंट बताया था ना, टी फॉर्म भैया लेफ्ट हैंड साइड उसको, वो इसी में ही बनता है, वो इसी में ही बनता है। क्लासिफिक इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी चीज को ग्रुप में डाल देना। क्लासिफिकेशन रेफर टू द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर नेचर। ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन हम किस फॉर्म में करते हैं? इसको हम बोलते हैं लेजर में, लेजर फॉर्म। लेजर फॉर्म में हमारे मेनली बेटा टी फॉर्म अकाउंट बनते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। और एक बात ध्यान रखना कि डेबिट और क्रेडिट को कभी भी जिंदगी में, ये बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं, और खासकर की जो कॉलेजेस में बच्चे होते हैं वो भी बहुत मिस्टेक कर देते हैं कि भैया डेबिट का मतलब होता है बढ़ना, क्रेडिट का मतलब होता है घटना। ये बिल्कुल भी मतलब गलती मत करना। हमेशा क्रेडिट का मतलब घटना नहीं होता, हमेशा डेबिट का मतलब बढ़ना नहीं होता। हम कभी कभार डेबिट का मतलब घटना भी हो जाता है, क्रेडिट का मतलब बढ़ना भी हो जाता है। तो प्लीज इस चीज का लॉजिक मत लगाना कि डेबिट का मतलब बढ़ना होता है, क्रेडिट का मतलब घटना होता है। नहीं, गलत है ये, अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है ना? तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब कि हम एक पर्टिकुलर रिलेटेड अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन अराइज हुई होती हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं ताकि उस अकाउंट से पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड पोजीशन हमारे को पता लग सके। लेट अस सपोज मैंने आपको एग्जांपल लिया है, क्रेडिटर है मिस्टर राम। क्रेडिटर कौन होता है सर? क्रेडिटर होता है जिससे हमने माल उधारी पे लिया होता है। ठीक है, क्रेडिटर का मतलब मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, उधारी पे लिया होता है। राम से हमने माल खरीदा बेटा, इससे आया माल, मान लीजिए 1000 रुपए का माल आया, कुछ माल खराब निकला 100 रुपए का, 100 रुपए वापिस दे दिया। इसको हमने पेमेंट कर दी, मान लीजिए कुछ 500 रुपए के आसपास पेमेंट की है, तो और इसने हमारे को 10 रुपए 50 रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया। तो एक तरीके से ये सारी ट्रांजैक्शन इस राम से रिलेट करती हैं, जो कि हमने जर्नल में तो रिकॉर्ड की होंगी पर अलग अलग दिन रिकॉर्ड की होंगी। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो हम ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते टाइम बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो उससे हमारे को एक पर्टिकुलर पोजीशन पता नहीं लग पाती अकाउंट की, इससे हमारे को पता लगती है। तो इससे जैसे राम से हमने 1000 माल खरीदा, 100 रुपए वापस कर दिया, फिर 500 रुपए की पेमेंट हुई अलग दिन, 50 रुपए का हमें से डिस्काउंट मिल गया। तो एक तरीके से मोटा मोटा अगर देखा जाए तो क्या इसकी डेट आएगी, तो ये तीनों माइनस होंगे, माइनस नहीं, 900, 900 में से 500 के 400, 450, 450 रुपए बैलेंस आएगा इसका। नहीं, एक सेकंड, 500 में 50 रुपए का इसने हमारे को डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 500 ही माने जाएंगे, तो 400 आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो एक तरीके से 350, एक सेकंड, हाँ 50 रुपए बेटा इसमें डिस्काउंट इंक्लूड है, मतलब कि 450 घटाएंगे हम 500 रुपए, फुल सेटलमेंट है एक तरीके से। तो एक तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, नेक्स्ट स्टेज हमारा जो है एक तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट होता है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 4 क्या होता है, इसके बाद मैं एक बार मिटा दूं। स्टेज नंबर 4 क्या आती है? समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की समरी बनाना, मतलब कि एक तरीके से आपने जितने भी लेजर, आपके जितने भी आपने डाटा क्लासिफाई किए है, उनका रिजल्ट निकाला है, उनको एक समराइज फॉर्म में प्रेजेंट करना इज नोन एज समराइजिंग ऑफ डाटा। ट्रांजैक्शन की जगह हम यहाँ डाटा लिख सकते हैं, क्लासिफाइड डाटा।
ये आपके किस फॉर्म में होता है? ये आपका ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में होता है। एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है जिसमें कि हम बैलेंस को ट्रायल बेसिस पे चेक करते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि आपके बैलेंसेस जो है ट्रायल हो गया है, आपके बैलेंसेस जो है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेट है अगर इसका बैलेंस मैच कर जाता है तो। ये भी आपका एक तरीके से टी फॉर्म में ही बनता है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल होनी चाहिए, इट मींस अर्थमेटिकल एक्यूरेट हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो रिजल्ट है उसको हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं। फिर इसके बाद एक और आता है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस रिजल्ट। तो ये आपका, अच्छा ये किस फॉर्म में होता है? ये आपका ट्रेडिंग, यहां पे हम आके हम क्या बनाते हैं अकाउंट्स में, ये हमारा जो ये स्टेप है यही मेन हमारा एंड प्रोडक्ट होता है बेटा, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का। इसी के लिए हम अकाउंट्स करते हैं। जो हमारा मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू कीप कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो क्यों किया गया है? ताकि एंड रिजल्ट निकल सके। ये एंड रिजल्ट क्या होता है हमारा? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि भी एक एथलीट को कंसंट्रेट करना होता है वगैरह वगैरह, आपने देखा होगा। तो बैलेंस शीट होती है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपका एंड प्रोडक्ट ये है अकाउंटिंग प्रोसेस का। इट मींस एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेज क्या हुआ? सबसे पहला स्टेज हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि भाई एक तरीके से हर एक एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन के रूप में देखना कि भाई ट्रांजैक्शन है या नहीं है, कि एक तरीके से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है नहीं है। क्योंकि बेटा बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होती हैं पर वो इकोनॉमिक नहीं होती। इंपॉर्टेंट तो होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज गिनवा दूंगा जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे होती हैं और वो इकोनॉमिक नहीं होती। समझ रहे हैं? उनका हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं रखते। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद क्या आता है? रिकॉर्डिंग। जैसे आइडेंटिफाई करो, रूल आइडेंटिफाई, नेचर ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद रूल आइडेंटिफाई कर लिए, उनमें से कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे, कौन से दो अकाउंट है, दो के रूल नेचर आइडेंटिफाई कर लिए, उनके बेसिस पे रूल डिफाइन कर लिए। रूल के बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री की फॉर्म में या फिर सब्सिडरी बुक की फॉर्म में। सब्सिडरी रिकॉर्ड करने के बाद क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। भाई एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड की होती है उनको हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब कि ग्रुप करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे ग्रुप करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन के बाद आता है समराइजिंग ऑफ क्लासिफाइड डाटा। जो भी आपने डाटा या ट्रांजैक्शन जो भी को आपने क्लासिफाई किया है, जो भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्लासिफाई किए हैं, उनकी एक आप समरी क्रिएट करते हो ताकि एक बैलेंस, जस्ट हमारे को बैलेंसेस की एक समरी मिल जाए सारे लेजर अकाउंट्स की, जिसको कि हम ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक तरीके से बैलेंसेस का ट्रायल होता है। अगर यहां तक, अगर इस शीट का ये एक तरीके से स्टेटमेंट होती है जो कि एक टेम्परेरी बेसिस पे बनाई जाती है, इसका टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड का अगर टोटल इक्वल आ जाता है तो इट मींस आपकी यहां तक की अकाउंटिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेट है। अर्थमेटिकल एक्यूरेट का मतलब कि आपका जो डबल एंट्री सिस्टम है आपने उसका कंप्लायंस कर दिया है। ठीक है जी। इसके बाद हम अगर आ जाते तो आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं? मेन प्रोडक्ट की तरफ। जो आपका अकाउंट्स का मेन प्रोडक्ट है, जो आप जिस चीज के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एनालिसिस ऑफ बिजनेस रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब कि ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट।
इससे तो आपका बिजनेस का रिजल्ट दिखता है। ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट से आपका बिजनेस का रिजल्ट दिखता है। मतलब कि बिजनेस का रिजल्ट का मतलब आपका 12th का रिजल्ट क्या आएगा, 11th का रिजल्ट क्या आएगा, या तो पास या फिर फेल। बिजनेस का रिजल्ट कैसे मेजर होता है, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। आपका बिजनेस हर रोज इम्तिहान देता है, आप तो साल में एक बार देते हैं या फिर यूनिट टेस्ट में देते हैं। बिजनेस हर रोज इम्तिहान देता है, हर रोज आपका प्रॉफिट या फिर लॉस में जाता है। ठीक है जी। बैलेंस शीट से आपके क्या दिखता है, प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज, ये आपकी बात की बात है, हाई आइटम हो जाएंगी। इसके बाद एक और स्टेप आता है अकाउंटिंग प्रोसेस में आपका, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अब क्या होता है, आपकी जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, भाई एक तरीके से आपने अपनी एंड प्रोडक्ट बनाया, फाइनेंशियल, इसको इन चीजों को बोलते हैं हम फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स, जिनके जिस चीज के लिए अकाउंटिंग की जाती है। पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस जो हम करते हैं, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, ये हम किस लिए करते हैं, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें। मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बेसिक स्टेटमेंट होती है वो 3 आती है, ट्रेडिंग, पी&एल एंड बैलेंस शीट। अब इसके बाद एक और स्टेप आता है जो कि एक्सटर्नली होता है, बिजनेस के लिए नहीं होता, मतलब कि बिजनेस का अपना काम अब खत्म हो चुका होता है। अब क्या होता है बिजनेस में, अब मुझे एक बात बताओ कि जो बिजनेस है उसके अंदर बाहर वाली पार्टीज का पैसा भी लगा हुआ है। आपके बिजनेस में बैंक का पैसा लगा हुआ है, आपके बिजनेस में लेट सपोज किसी फेमस हस्ती का पैसा लगा हुआ है, ओनर का खुद का लगा हुआ है। मैंने आपको बताया कि भैया आपका जो ओनर होता है वो एक डिफरेंट पर्सन होता है एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एक अलग पर्सन होता है, बिजनेस मैन एक अलग पर्सन होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों की अकाउंटिंग हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। तो एक तरीके से आपका जो कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस रिजल्ट्स है, ये स्टेप का मतलब क्या है कि एक तरीके से आपकी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके साथ बिजनेस का रिजल्ट कम्युनिकेट करना, उनको बताना कि हमारी एक तरीके से बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हमारी बिजनेस कैसा चल रहा है, हमारी एसेट्स कैसी ग्रो कर रही हैं, वगैरह वगैरह। तो लास्ट स्टेज आपका कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज आ जाता है। इसके बिना अकाउंटिंग प्रोसेस अधूरा है। ठीक है जी। सो दैट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग प्रोसेस। हमने सबसे पहले अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी जो समझ नहीं आई थी, अब उसकी बारी आने वाली है। सबसे पहले हमने पढ़ा अकाउंट्स का ऑब्जेक्ट, फिर डबल एंट्री सिस्टम, फिर नेचर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग प्रोसेस। अब मैं कुछ आपको अकाउंटिंग टर्म्स बता रहा हूं, हल्के फुल्के। अब हम अकाउंटिंग टर्म्स स्टडी करेंगे, उसके बाद मैं आपको अकाउंट्स की डेफिनेशन पे ले जाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो वेट करिए 1 मिनट के लिए।